हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्षितिज बुक, जिसका नाम है लसा की ओर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूं कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बहुत ही डीप में समझाऊंगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसकी पूरी समरी इस प्रकार है कि यहाँ पे जो लेखक रहते हैं राहुल जी, वो यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि किस प्रकार वो जब तिब्बत की यात्रा कर रहे होते हैं। तिब्बत एक चीन में है, तो तिब्बत एक चीन की राजधानी है। तो वहाँ पर एक जगह है चीन में तिब्बत, तो वहाँ पर हिंदुस्तानियों का जाना उस समय मना था। तो जो लेखक रहते हैं वो उस समय भीख मंगे का वेशभूषा धारण करके, यानी कि एक बेगर का वेशभूषा धारण करके वहाँ पर जाते हैं तिब्बत में। तो वे बताते हैं कि उन्हें जाते समय किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे वे पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो कैसे उस गांव वालों उस गांव वाले, यानी कि तिब्बत एक शहर है तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है गांव तो हो गया ही। तो उस गांव में कैसे उन्हें आश्रय मिलता है, कैसे वो अपना रात बिताते हैं और उनकी यात्रा कैसी रहती है, इन सभी चीज़ों के बारे में लेखक यहाँ बताते हैं कि उनके साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो चलिए अब उन घटनाओं को हम डीप में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक रहते हैं वो पहले तिब्बत की यात्रा करने के लिए वहाँ पे हिंदुस्तानियों का जाना मना रहता है। तो पहले एक भिखमंगे का वेशभूषा धारण कर लेते हैं और उसके बाद जब भी कोई उन्हें, मतलब कि अगर अपरिचित या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जिसे उन पर आशंका हो जाती, तो वो भिखमंगों की तरह पैसे मांगने लगते हैं और उनकी तरफ बिहेव करने लगते हैं। तो इस तरह से उन्हें कोई भी वहाँ पर आपत्ति नहीं हुई तिब्बत में जाने के लिए। फिर भी उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि वो इतने बड़े लेखक होकर तिब्बत की यात्रा की है, वो भी एक भिखमंगे के रूप में। क्यों? क्योंकि उन्हें परखना था कि आखिर वहाँ पर है क्या, इसीलिए। तो चलिए अब इसे हम और डीप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक रहते हैं वो कहते हैं कि जो नेपाल और हिंदुस्तान है, तो नेपाल हिंदुस्तान से नेपाल में जाना तो संभव है, पर चीन में जाना संभव नहीं है। तो वो वहाँ से जाते हैं तो उन्हें स्टेशन पर ही एक मंगोल मिल जाता है, तो वो उसे भी काफ़ी मतलब बहलाते हैं और कहते हैं उसे पैसे से मांगते हैं और फिर वो अपनी यात्रा को इस तरह से आरंभ करते हैं। तो इस जैसे ही वो अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं तो बताते हैं कि जिस रास्ते से वो नेपाल से होकर के तिब्बत जा रहे थे, तो उसी रास्ते में मतलब कि हमारे देश से, यानी जो हिंदुस्तान है, इससे तिब्बत तक सामानों को पहुंचाया जाता था। यानी कि इंडिया से ट्रांसपोर्ट तो होता है ना, मतलब कि कोई सामानें हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ज़रूरी थिंग्स जो होती हैं, दैनिक चीज़, तो उन सब का ट्रांसफ़र तो होता ही है, पर आदमियों को जाना नहीं मना रहता है। तो उस तरफ से वहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, तो उसी रास्ते से वो तिब्बत की तरफ जाते हैं और उसी रास्ते से जाने के बाद उन्हें काफ़ी पुराना किला मिलता है और बताते हैं कि उन किलों में चीनी फ़ौज रहती थी। और वो ये भी बताते हैं तिब्बत की मतलब कि अच्छाइयों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं रहता है, वहाँ पर औरतें भी शान से जीती हैं और औरतें पर्दा भी नहीं करती, यानी कि औरतें घूंघट भी नहीं काटती हैं। और इस प्रकार का वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है ऊंच नीच का। और ये भी बताते हैं कि अगर वहाँ पर कोई अपरिचित है या फिर अजनबी है तो उसे भी अपने घर में लोग आश्रय दे देते थे, लेकिन जो ज़्यादा नीचे कद के भिखमंगे होते हैं उन्हें नहीं आश्रय देते हैं, क्योंकि वे लोग चोरी से भी डरते थे। क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा छोटे कद का भिखमंगा है तो वो उनके घर में चोरी कर सकता है, इसलिए वो अपने घर में तिब्बत के लोग आश्रय नहीं देते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो लेखक रहते हैं वो यात्रा करते हैं और यात्रा करने के बाद उन्हें बहुत सारे किला दिखाई देता है तिब्बत में।
तो उन किलों जितने भी वहाँ पे किला रहता है उसे देखकर वहाँ का कवि जो लेखक हैं वो वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जो तिब्बत के लोग हैं वो सभी को आश्रय दे देते हैं, सिवाय उनके जो कि मतलब कि नीचे कद के भिखमंगे होते हैं, ताकि वे चोरी न कर लें। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और वे इस चीज़ का उदाहरण इस तरह से देते हैं कि आप वहाँ पर चाय तक, मतलब कि चाय भी अपने मनपसंद की बनवा सकते हैं दूसरे लोगों से। तो अब लेखक आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब वे रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक मंगोल भिक्षुक मिल जाता है। भिक्षुक मतलब भिखारी वही। तो जो भिखारी रहता है वो उनसे मिल जाता है और वे दोनों साथ ही रहते हैं, तो साथ ही अपनी यात्रा करते हैं। और जो मंगोल था उसकी वहाँ पे अच्छी जान पहचान थी, जिसकी वजह से लेखक को भी वहाँ पर आश्रय काफ़ी आसानी से मिल जाता है। जबकि लेखक जब 5 साल बाद आए तो सोचे फिर से आश्रय मिल जाएगा, लेकिन फिर से आश्रय नहीं मिला। अब आश्रय क्यों नहीं मिला? क्योंकि लेखक के साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका तिब्बत में जान पहचान हो। और जबकि जब 5 साल पहले वहाँ पर गए थे तो जो मंगोल भिक्षुक था वो मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी तिब्बत में, उसकी वजह से लेखक को आश्रय मिल जाता है। तो इस जो पूरी स्टोरी है, इसमें जिस यात्रा का लेखक ने वर्णन किया है वो 5 साल पहले वाली यात्रा है। मतलब कि जब उनके साथ मंगोल था, वो जान पहचान वाला आदमी, तब की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है। अब लेखक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब वे जो तिब्बत में थे तो वो यात्रा करते करते आगे गए। तो जैसे ही वो आगे गए तो वहाँ पे अब की बार उन्हें सबसे ऊंची और खतरे से युक्त उन्हें जगह पार करनी थी, जिसका नाम था थोंगला। तो उस जगह को उनको पार करनी थी और उसकी ऊंचाई का बताते हैं कि वो लगभग 16 से 17 हज़ार फीट तक ऊंची थी। सोच लीजिए आप कितनी ऊंची होगी, 16 से 17 हज़ार फीट। तो इतनी ऊंची थी और ऊंचा होने के कारण वहाँ पे आसपास कोई गांव भी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो गांव ऐसी जगह होते थे जिसके पास में तालाब हो या फिर नदी हो। तो ऊंचा है तो तालाब या नदी कहाँ से रहेगी? तो वहाँ के लोग पानी कहाँ से पाएंगे, और पानी लेने के लिए कोई उतनी दूर तो जाएगा नहीं। तो इन सभी समस्या के कारण वहाँ पर कोई गांव नहीं था। और लेखक ये भी बताते हैं कि ये सब जगह जितनी थी ये सब डाकुओं के लिए अच्छी जगह थी, इसलिए लेखक को थोड़ा भयभीत भी होना पड़ सकता है। पर लेखक जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई डाकू वगैरह चोर वगैरह मिलेगा तो वो वहाँ पे भीख मांगने का नाटक करके और कुछ दया 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 कीजिए 1 रुपये 2 रुपये मांगने लगेंगे। तो इस तरह से शायद वो डाकू उन्हें छोड़ दें। और ये भी बताते हैं कि वहाँ के डाकू इतने खतरनाक थे कि पहले प्राण लेते हैं, बाद में उसके पास जितनी भी सामान रहती है फिर माल रहता है वो छीनते हैं। और कुछ कुछ डाकू यानी कि लगभग सभी डाकू ऐसे होते हैं कि पहले मांगते हैं, नहीं देता है तो उसकी जान ले लेते हैं। पर वहाँ के डाकू पहले जान लेते हैं, बाद में जाके ये सब काम करते हैं, मतलब कि उसकी सामान वगैरह लूटते हैं। और वहाँ पर हथियार का कोई कानून भी नहीं था कि आप हथियार लेके घूम रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये सब मतलब कि जितने भी हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई कानून भी नहीं था, इसका और फ़ायदा उठाते थे चोर डाकू। तो चोर डाकुओं के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी और कॉमन व्यक्ति के लिए, कॉमन इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह थी। तो इस तरह से लेखक जो होते हैं वो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे पत्थर होते हैं और फिर उसके बाद उन्हें दूर पत्थरों के मतलब कि ढेर सारे पत्थर दिखाई देते हैं और जानवर की सींग और रंग बिरंगे कपड़े और बर्फ से ढकी हरियाली दिखाई देती है। तो वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे डांडे के देवता, यानी कि वो चीन के कोई देवता होंगे, तो वहाँ पर उनका स्थान रहता है। स्थान का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे वो रह सकते हैं। स्थान का ये मतलब जो देवता हैं उन्हें वहाँ पर पूजा जाता है, तो उसी चीज़ को स्थान कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब वे घोड़े से जा रहे थे, यानी इस समय वो घोड़े से जा रहे थे, तो जब वे घोड़े से जा रहे थे, जो जब वे चढ़ रहे थे तब उनका घोड़ा तो अच्छे से चढ़ गया, पर उतरते टाइम में उनका घोड़ा बहुत ही धीरे चलने लगा। तो वे सोचे लगता है मेरा घोड़ा थक गया, इसीलिए वे उस पर डंडा भी नहीं चलाएं और वो घोड़ा धीरे धीरे ही
चलते रहा। तो घोड़ा धीरे धीरे चलने की वजह से वे अपने मंगोल मित्र से बहुत ही पीछे हो गए। तो जब वे बहुत ही पीछे हो गए तो मंगोल जो था वो पूरा शाम हो गई। तो शाम को वे मंगोल के पास पहुँचे तो मंगोल काफ़ी गुस्सा हो गया। वो कहा कि आप इतनी देर में कैसे आए यहाँ पे, मैं इतना कंडे बार चुका हूँ। कंडे मतलब कि जो गाय का गोबर रहता है उससे एक ईंधन बनाया जाता है, तो उसी को कंडा बोलते हैं। तो वो जो इतने इतने कंडे बाल दे जला देते हैं। तो उन्हें जलाने के बाद तुम आते हो तो जो मंगोल रहता है उससे बहुत क्रोधित हो जाता है। तो लेखक धीमे स्वर में कहते हैं कि अरे मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरे घोड़े की है। तो इस पर वह व्यक्ति जो होता है यानी जो मंगोल होता है बहुत ही जल्दी शांत हो जाता है। फिर वो लोग अपना वहाँ पर ठहर कर अपना नाश्ता पानी करते हैं। उसके बाद फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब लेखक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि अब की बार उन्हें जो पहाड़ को पार करना था वो एक टापू की तरह दिख रहा था जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था पहाड़ों से। तो उसके अंदर एक मैदान था। तो वो जो मैदान था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो वहाँ पे जो उनके साथ सुमति था यानी कि जो उनका मित्र था, अपरिचित मित्र आप कह सकते हैं। तो उसकी बहुत ही ज़्यादा जान पहचान थी और जान पहचान बहुत ही ज़्यादा होने के कारण लेखक सोचे कि लगता है वो वहाँ वहाँ पे 1-2 सप्ताह रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो जल्द ही वहाँ से निकल चला। तो निकलने के बाद लेखक ने उस सुमति से कहा कि जैसे ही वो लहसा पर पहुँचेगा, लहसा एक जगह है, तो जैसे लहसा पे पहुँचेगा यानी कि लेखक जब पहुँचेगा तो वो उस सुमति को कुछ रुपए दे देगा। तो सुमति जो था यानी उनका जो अपरिचित मित्र था वो मान गया और वे दोनों चलने लगे। फिर वो लोग एक और गांव में पहुंचते हैं। तो वहाँ पे लेखक को बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है जो कि उन्हें बहुत पसंद होती है और शायद हर लेखक को बहुत ही पसंद होती है। वो थी पोथियाँ यानी कि आप जिसे अब की लैंग्वेज में बुक कह सकते हैं। तो वहाँ पर उन्हें 103 बुक्स मिल जाती हैं और वो जो लेखक रहते हैं उन्हीं को पढ़ने में एकदम मतलब मगन हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बुक में ही चला गया। तो वो उनको उन बुक्स को पढ़ने में एकदम मगन हो जाते हैं। और वहाँ पर जो उनका सुमति था वो अपने दोस्तों के साथ ठहर कर खुश था और लेखक वहाँ पर ठहर कर खुश थे। तो दोनों इसी से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और बात रही दोनों इस गांव में आए कैसे, तो वो दोनों इस गांव में तो बड़ी कठिनाई से आए। जैसे मैं आपको बताया कि ये गांव पहाड़ों से ढका हुआ था, सॉरी घिरा हुआ था। तो पहाड़ों से जब ये गांव घिरा हुआ था तो इस गांव में जब वे लोग आ रहे थे तो उन्हें काफ़ी धूप लग रही थी और काफ़ी धूप लगने के कारण वे अपने बैग को अपने कंधे पर लादे और काफ़ी भारी सामान भी था। तो इसकी वजह से ये लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके इस गांव में आए थे और यहाँ पे लेखक पोथियाँ वगैरह पढ़े। और जो उनका मित्र रहता है जो अपरिचित मित्र वो अपने जो परिचित लोग थे उनके साथ रहकर खुश रहता है। तो वहाँ पे जो उनकी देखभाल कौन करता था, वहाँ पे उनकी देखभाल एक भिक्षुक, एक मतलब कि भिक्षुक व्यक्ति करता है। भिक्षुक मतलब इतना भिक्षुक नहीं कि दूसरों की देखभाल ना कर पाए, मतलब कि दूसरों की भी वो देखभाल कर सकता था। तो वही उन लोगों की देखभाल करता था। और उसके साथ वहाँ पे पोथी जो होती है यानी जो बुक्स होती हैं उनका पर पोथी का जो वज़न था यानी जो भार था वो 15 सेर था, मतलब लगभग 15 सेर। तो 15 सेर का मतलब होता है लगभग 5 किलो के आसपास। तो इतना जो तो उनका जो रखवाली करता है वो उनसे विदा लेने को कहता है। तो वे दोनों लोग इस तरह से अपनी यात्रा को पूरी करके वहाँ से विदा ले लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।